भीम शर्की एंड आरिफ शेख, ये दो वो नाम है जो इस टाइम पर नेपाल क्रिकेट की ओडीआई में बैकबोन बनकर चल रहे हैं। और इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में जहां पर लोगों की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी और उससे काफी ऊपर जाकर के नेपाल ने परफॉर्म करा, उसमें सिर्फ यही दो नाम है। हालांकि और भी हैं, बिट्स एंड पीसेस परफॉर्मेंसेस आई हैं, लेकिन ये दो बैकबोन है जिन्होंने तब तब आकर के परफॉर्म करा जब नेपाल स्टेबल नहीं था। देखिए, एक खिलाड़ी जो है ना, वो बड़ा तब बनता है जब आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है और फिर आप आकर के बचा लो। आप एक एग्जांपल लो भीमशर्की का। भीमशर्की बल्लेबाजी करने तब आए जब आपको अच्छा स्टार्ट नहीं मिला, वरना कोई मैच ऐसा नहीं हुआ जहां पर 100 रन की पार्टनरशिप हो गई, 150 की पार्टनरशिप हो गई, तब जाकर के एक विकेट गिरता है और फिर उसके बाद भीमशर्की आते हैं कि हाँ भैया बहुत अच्छा स्टार्ट मिला टीम को, यहां से मुझे उसी मोमेंटम को बस आगे लेकर जाना। नहीं, वो तब तब आए जब चाहे तो कुशल आउट होकर जा चुके थे, या तो आसिफ आउट होकर जा चुके थे, और या फिर अनिल आउट होकर जा चुके थे। तो जब टॉप ऑर्डर का एक बल्लेबाज या फिर दोनों के दोनों आउट होकर चले गए, तब भीम के कंधे पर जिम्मेदारी। और सबसे बड़ी बात भीम ने यह करा कि किसी भी मैच में स्लो पारी नहीं खेली कि भैया 60-70 बॉल में 20-25 रन मारकर खेले। हर मैच में उनका स्ट्राइक रेट जो था वो 80-90 के आसपास करा। और इसी वजह से काफी बार ऐसा भी हुआ कि रोहित स्लो खेल रहे थे, भीम की पारी की वजह से उनकी स्लो इनिंग ज्यादा दिखी नहीं। वहीं अगर आप आरिफ की तरफ देखोगे तो आरिफ जब जब बल्लेबाजी करने आए, टीम जो है वो शुरुआत हुई, फिर कोलैप्स हुआ, थोड़ा सा 2-3 विकेट गिरी, और वो उस कंडीशन पर खड़े हैं जहां से चेज बहुत लंबा करना है, पहाड़ चढ़ना है आपको, लेकिन आपके पास ज्यादा अब नीचे बैटर नहीं है, आप ही हैं जो खड़े होकर के खेल सकते हैं। अगर आपकी विकेट गिरी तो उसके बाद फिर जो है वो तेज खेलने वाले, हो सकता है उनकी भी विकेट गिर जाएगी। सो दोनों प्लेयर ने तब तब आकर के टीम को संभाला है जब जब आप स्टेबल कंडीशन में नहीं थे। और यही ऑब्जर्वेशन मुझे इन दोनों प्लेयर की इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा अच्छी लगी। आप सोचो कि 4 में से 3 मैच, सॉरी 3 मैच जो आपने जीते, इनफैक्ट 4 में से 4 ही कहो, क्योंकि 2 रन से हारे थे वो वाला मैच। सो 4 में से 3 मैच या 4 में से 4 मैच जो आपने डोमिनेट करा, उसमें इन दो खिलाड़ी का जो कंट्रीब्यूशन रहा, और वो भी आप किससे खेल रहे थे, आप एसोसिएट की बेस्ट टीम से खेल रहे थे, उनके ही घर पर खेल रहे थे। ऐसा नहीं है कि आप टीयू स्टेडियम में खेल रहे थे कि भैया अपनी होम कंडीशन में, आप अवे फ्रॉम होम जाकर के उनके घर पर खेल रहे थे। और हर उस सिचुएशन में दोनों ने आकर के जो जबरदस्त पारी खेली उसको हम डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटा सा अपडेट दे देता हूं जिसको लेकर कल हमने बात करी थी। वो जो अंपायर वाला एक इशू क्रिएट हुआ था, जहां पर बशीर और अंपायर के बीच में इशू हुआ, वहां पर 10 रन चले गए पेनल्टी में 5-5 बार करके। तो उसके बारे में रोहित ने थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दी है, उसको मुझे याद आया तो मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद हम बैकबोन की तरफ आएंगे। रोहित ने यह कहा कि भैया बशीर को समझ नहीं आया था अंपायर ने जब उनको वार्निंग दी थी। अंपायर ने जब उनको जाकर कहा तो उस टाइम पर वो मिसकम्युनिकेशन हुआ और बशीर को समझ नहीं आया, इस वजह से उन्होंने उस मिस्टेक को रिपीट किया। और हम तक ये बात बिल्कुल नहीं पहुंची, क्योंकि जब बशीर तक नहीं पहुंची थी तो हम तक कहां से पहुंचती। सो यस, बशीर को समझ नहीं आया था। बाद में शायद जब आरिफ को यह लगा कि यार बशीर को शायद समझ नहीं आया, इस वजह से वो रिपीट कर रहे, तो फिर उन्होंने जाकर बताया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बट स्टिल आई विल से 5-5 2 बार पेनल्टी रन काटना सही नहीं था। थोड़ा सा बायस था, बट ठीक है, अब 10 और रन उनको दे देते, बिकॉज वो 10 और शायद ज्यादा रहते तब भी वो जीत नहीं पाते, बिकॉज जाहिर सी बात है हम बड़े मार्जिन से मैच जीते। बट यस, ये बताना जरूरी था कि बशीर को वहां पर समझ नहीं आया था पहली बार, और मिसकम्युनिकेशन हुई थी, जैसा आरिफ ने बताया, जैसा रोहित ने बताया। ठीक है, खैर अब आगे बढ़ते हैं, बैकबोन्स की तरफ दोबारा से आते हैं और बात करते हैं जिस तरह से आरिफ निकला। आरिफ के एक बड़ा अच्छा स्टार्ट जो है वो ये है कि नेपाल ने इस पर्टिकुलर CWC L2 में 4 मैचेस जीते हैं घर से बाहर जाकर के, और उन 4 में से 3 में आरिफ को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। अब आप खुद सोच लो कि 4 बार इस CWC में आपने बाहर जाकर के मैच जीता, और उसमें से 3 बार एक ही खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच हुआ है, वो कितना ज्यादा क्रूशल रोल प्ले कर रहा है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में। एक तो नेपाल वर्सेस स्कॉटलैंड लास्ट ईयर वाला जो मैच था, जहां पर 51 नॉट आउट, जो कि डैलस में हुआ था यूएस में, वहां पर अक्टूबर में 51 नॉट आउट और 3 ओवर गेंदबाजी करी थी, 9 रन देकर के 1 विकेट उन्होंने लिया था। सो एक उस मैच में मिला था, और फिर आप इस सीरीज में हो गए जहां पर वो कंसिस्टेंट रहे, क्लासिकल आरिफ रहे, जिन्होंने 4 इनिंग बल्लेबाजी की, 4 इनिंग में 208 रन किए। भाई 4 इनिंग में 208 रन इज अ वेरी बिग डील, और खास करके ऐसी जगह पर आकर के जहां हमने आपसे उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैंने आरिफ को नहीं सोचा था, मैं काफी कुशल से एक्सपेक्टेशन रखा था, मैं इनफैक्ट आसिफ से एक्सपेक्टेशन रख रहा था, बिकॉज उनके नंबर्स अच्छे थे इस पर्टिकुलर वेन्यू के। लेकिन आरिफ ने कहा कि भैया हमें कम मत समझो,
यूं ही सीडब्ल्यूसी में मेरा एवरेज बाकियों से अच्छा नहीं है, उन्होंने यहां पर भी आकर के प्रूव कर दिया कि क्यों वो बाकियों से अच्छे हैं और ओडीआई में क्यों उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए और हर बार टीम को अच्छी सिचुएशन में लेकर आए। 2 हाफ सेंचुरी जो उन्होंने इस टूर्नामेंट में लगाई है, एक तो आई थी नीदरलैंड के खिलाफ जब टीम 225 चेस डाउन कर रही थी और 123 पर 4 प्लेयर जा चुके। जैसा मैंने कहा कि हर बार वो बल्लेबाजी करने तब आए हैं जब टीम की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं रही। इस टाइम भी जिस टाइम पर वो बैटिंग कर रहे थे उस टाइम पर 4 प्लेयर जा चुके थे, 123 बोर्ड पर लगा हुआ था। आप सोचो कि आपको ऑलमोस्ट डबल चेस डाउन करना था और आपका टॉप ऑर्डर आउट हो चुका था। फिर वहां पर जिम्मेदारी आपकी थी, वरना आप आउट होते तो हो सकता है नीचे वाले भी कोलैप्स हो जाते, लेकिन आप आयरी के साथ मिलकर के अच्छी पार्टनरशिप करते हो, आप वहां पर 99 बॉल खेलते हो और 78 रन लगाते हो और प्लेयर ऑफ द मैच बन गए। तो क्रूशल मैच वहां से आप जीत करके निकलते हो। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते हो अगर देन नेपाल नीदरलैंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी कर रहा था, अब तक टूर्नामेंट में दूसरी बार बल्लेबाजी की, आपने चेस डाउन किया था, लेकिन यहां पर जब आप पहले बल्लेबाजी कर आपकी वहां भी टॉप 4 जो है वो 100 के आसपास में जा चुके थे। वहां पर भी आकर के आपने 85 बॉल में 84 रन की पारी खेली और जहां पर ऐसा लग रहा था कि यार आज तो मामला खराब हो जाएगा, वहां आपने उस पॉइंट तक टीम को पहुंचा दिया जहां से फाइट कर सकते। 236 बोर्ड पर लगा दिया, एक फाइटिंग टोटल लग गया कि हाँ यार यहां से हम कुछ कर सकते हैं, उम्मीद है, वरना अगर वो रन नहीं आते तो ये फाइटिंग टोटल जो है वो काफी छोटा हो सकता है, 200 के आसपास होता और फिर नीदरलैंड को इतनी दिक्कत नहीं होती। सो यस, ये 2 मैच जहां पर हाफ सेंचुरीज आई और ओवरऑल 4 इनिंग में 208 रन बनाना इज वेरी क्रूशल। एंड मेरे हिसाब से प्लेयर ऑफ द मैच, अगर प्लेयर ऑफ द सीरीज अगर कोई होगा बंदा नेपाल की तरफ से, तो वो आरिफ ही होंगे, जिस तरह से उन्होंने एंटायरली परफॉर्म करा। जब हम आए थे स्कॉटलैंड हमारे पास 6 पॉइंट थे, अब हमारे पास 12 पॉइंट। हमने नहीं सोचा था कि हम इतना बेहतर करेंगे। यहां से अब किस तरह से आगे बढ़ना है वो देखना है। वो 2 रन की हार जो थी वो भी अगर आ जाती तो हम एक और पॉइंट ऊपर हो जाते। हम जिस टाइम पर 7 पर है 6 पर चले जाते और शायद वो और बेहतर फील होता, बट ठीक है, कोई बात नहीं, आगे और बेहतर परफॉर्मेंस आएगी। लेकिन उनके अलावा अगर हम बात करें, वो तो हो गए भैया आरिफ। यहां पर अब आते हैं, बात करते हैं भीम शर्की के बारे में, जो कि मिस्टर रिलायबल रहे हैं, बड़ा जबरदस्त भाई। मैंने हमेशा कहा कि 1 डाउन पे जो प्लेयर खेलता है वो आपका हीरो होता है, और ये क्यों हीरो इन्होंने आकर खुद बताया। जिस तरह से इन्होंने 4 इनिंग में से 3 इनिंग जो है वो 30 प्लस स्कोर करा, जिस तरह से इन्होंने आकर के हाफ सेंचुरी लगाई, इन्होंने प्रूव किया कि आप शुरुआत में आकर के अगर अच्छा रन कर दो तो उसके बाद नीचे वाला एक आध बंदा भी अगर टिक जाए तो टीम को अच्छा टोटल मिल सकता है। स्कॉटलैंड के खिलाफ 40 रन की पारी, नीदरलैंड के खिलाफ 11 रन थोड़े से कम आए थे, स्कॉटलैंड के खिलाफ फिर 73 और फिर नीदरलैंड के खिलाफ 35। अब देखो नीदरलैंड के खिलाफ जब ये नहीं चले तो आरिफ वहां पर चल गए। सो ये बड़ी अच्छी चीज थी कि अगर आप नहीं चल रहे तो आरिफ वहां पर चल जा रहे थे, वो रन कर दे रहे थे और फिर इवेंचुअली आप आकर उसको चेस डाउन कर ले रहे थे। सो ये जो आपने 4 इनिंग खेली उसमें आपके 159 रन लगाए, आरिफ के 4 इनिंग में 208 और भीम शर्की के 4 इनिंग में 159 रन। एंड जैसा मैंने कहा कि हर बार जब विकेट गिरती थी अगर ये प्लेयर वहां पर आ रहे होते थे तो थोड़ा सा भरोसा हो गया था आखिर तक कि भैया ये जो है ये आकर के संभाल लेंगे। एंड इवेंचुअली उसी वजह से हम आज पॉइंट्स टेबल में ऊपर आने वाले। आज हम ये बात कर रहे हैं कि भैया हम हो सकता है अगर ऐसी क्रिकेट खेलें तो हम टॉप 4 में भी आ जाएं। और अब इससे इस सीरीज से पहले हम बात कर रहे थे कि यार पता नहीं हम अपनी ओडीआई स्टेटस बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे। अब अचानक इस सीरीज के बाद वैसे ही कि यार ओडीआई स्टेटस तो ठीक है, हम इतना कम सोचें, हम सीधा अब टॉप 4 में जाने का सोचेंगे। सो यस, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस सिर्फ इनकी नहीं, परफॉर्मेंस और भी प्लेयर्स की आई है। जैसे आप नंदन की तरफ देखो, नंदन ने डेब्यू करा ओडीआई में और डेब्यू करते ही ऐसा डेब्यू करा कि भैया सबको याद रहेगा, एकदम वो कहते हैं ना 5 स्टार एंटरटेनमेंट, वो वाली परफॉर्मेंस खुद नंदन ने भी दी और उसके अलावा और प्लेयर्स ने भी दी। इनफैक्ट अगर आप उनके अलावा और प्लेयर की तरफ देखोगे तो आपको दिखेंगे ललित ने जिस तरह से गेंदबाजी करी, जिस तरह से उन्होंने आकर के पिछले 3 मैच में परफॉर्म करा है, उनके बारे में भी बात होनी चाहिए। ये जो छोटी छोटी परफॉर्मेंस है ना, इसने हमें एक चीज प्रूव कर दिया कि भाई आपके जो बॉक्सेस होते हैं ना कि भैया हमें ये करना है, ये करना है, ये करना, वो सारे टिक होते गए। जैसे आप जब बैटिंग कर रहे थे आपने बड़ा टोटल चेज करा, जब वो 323 बोर्ड पर लगा आप रुके नहीं, आप जाते गए सिर्फ 2 रन से हारे। तो यह हुआ, पहली बात हुआ आपने चेज करा। दूसरे मैच में आपने फाइटिंग स्पिरिट शो की कि भैया हम पहुंच सकते हैं वहां तक भी। फिर उसके बाद जब आपका स्कोर कम रहा, जब टोटल कम रहा, तो उस टाइम वहां पर आपके बॉलर स्टेप अप हुए, आपने छोटे टोटल को डिफेंड करा। सो बड़े टोटल को आपने चेज करा, छोटे टोटल को आपने डिफेंड करा। यही तो एक टीम को बनाता है, यही तो टीम को चेंज करता है, यही तो वो फाउंडेशन है जिसके बारे में हम काफी टाइम से बात करते आ रहे थे कि यार वो फाउंडेशन नहीं मिल पा रही है नेपाल को। अब इवेंचुअली ऐसा फील हो रहा है कि हाँ भाई वो फाउंडेशन मिल रही है। और 2027 वर्ल्ड कप की जो क्वालिफाइंग की बात हो रही थी, हालांकि दूर जरूर है लेकिन उतना भी दूर नहीं है कि इंपॉसिबल है। 7th पोजीशन पर जरूर है, 12 पॉइंट अभी जरूर है, लेकिन अभी मैचेस भी बच रहे हैं और टॉप 4 में जाने के लिए थोड़ा सा हमें पिछले सीजन वाला कुछ बैक टू बैक विक्ट्रीज वाली स्ट्रीक जैसी इस टूर्नामेंट में दिखाई है वैसी ही दिखानी होगी। और
और इट इज पॉसिबल, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सो लेट्स जस्ट सी कि वो टॉप टीम में से कौन सी टीम होगी जो हमें आगे और मौके देंगे कि वो नीचे आएंगे और हम ऊपर जाएंगे, और हमारी परफॉर्मेंस यहाँ से और किस तरह से आगे बढ़ती है। लेकिन जिस तरह से इन दोनों ने परफॉर्म करा है ओडीआईज में, आई एम वेरी इंप्रेस्ड एंड आई रियली वांट टू नो कि आपको क्या लगता है इन दोनों को लेकर के, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, और आपका अब क्या अब क्या लगता है कि आपको लगता था कि, क्योंकि भीम को लेकर के हमारी एक्सपेक्टेशन थी क्या यार ये करेंगे, बिकॉज इससे पहले भी वो कर रहे थे, और आरिफ को लेकर के लाइक ठीक है उतना कॉन्फिडेंट नहीं थे, बट देन आरिफ ने भी अपने आप को प्रूव करा और हमें गलत प्रूव करा कि भैया मुझे भी काउंट करो, सिर्फ आसिफ नहीं है बल्लेबाजी करने के लिए, सिर्फ कुशल नहीं है, ये सिर्फ रोहित नहीं है, हम भी हैं यहाँ पर जो बेहतरीन खेलते हैं। सो मैं तो काफी इंप्रेस हूँ, आप कितना इंप्रेस हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, और इस टाइम पर आपकी क्या राय इन दोनों के बारे में, जो कमेंट्स में बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।